Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to everyone. Dear students, today we will continue the text of Alexander Fleming written by Patrick Pengel. Okay, today's lecture we will start second part of this chapter, early life of Alexander Fleming. Okay, so we will know the biography of Alexander Fleming. Let's start the text. Alexander Fleming was born on a farm near Dowell in Ayrshire on August 6, 1881. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 6 अगस्त 1881 में डावल के करीब आयरशायर में पैदा हुए. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ फैमिली ऑफ 8. वो 8 अफराद के कुंबे में सबसे छोटे थे. हिज फादर डाइड व्हेन ही वॉज 7 years ओल्ड. और वो जब 7 वर्ष के थे तो उनके वालिद वफ़ात पा गए. एंड हिज एल्डर ब्रदर ह्यू टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म. और उनके बड़े भाई ह्यू ने फार्म की मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम संभाल लिया. अलेक्जेंडर वॉज दैन स्टिल गोइंग टू द विलेज स्कूल. और उस वक्त तक अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देहात के स्कूल में ही जाया करते थे. एट 10 ही वेंट टू डावल स्कूल. और 10 वर्ष की उम्र में उसे डावल के स्कूल में भेजा गया. एंड स्टेड टिल ही वॉज 12. और वो वहाँ 12 वर्ष की उम्र तक रहे, ये मतलब पढ़ते रहे. दैट वॉज द एज लिमिट. और उम्र की यही हद थी. द क्वेश्चन वॉज देन डिस्कस्ड वेदर ही वुड कंटिन्यू हिज एजुकेशन और गो बैक टू द लैंड. सवाल अब ये इस सवाल पर बहस की गई. वेदर मीन आया कि आया के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अपनी तालीम को जारी रखना चाहिए या वापस ज़मीनों पे चले जाना चाहिए. इट वॉज डिसाइडेड टू कीप हिम एट स्कूल. और ये फैसला हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को स्कूल में ही रखा जाए. एंड ही वेंट टू किलमार्नॉक एकेडमी. और वो किलमार्नॉक एकेडमी में चले गए. एट 14 वर्ष की उम्र में ही वेंट टू लंदन. वो लंदन गए. एंड फॉर द नेक्स्ट 2 years अगले 2 वर्ष में ही स्टडीड एट द रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक. और रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में तालीम हासिल की. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. 3 of his brothers were already in London when he arrived. और जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वहाँ पहुँचा मतलब लंदन में गया तो उसके 3 भाई पहले से ही वहाँ मौजूद थे. वन ऑफ देम टॉमस. उन 3 भाइयों में से एक जिसका नाम टॉमस था हैड स्टडीड मेडिसिन एट ग्लासगो यूनिवर्सिटी. उसने ग्लासगो की यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की. एंड वॉज अ क्वालिफाइड ऑक्युलिस्ट. ऑक्युलिस्ट कहते हैं आँखों के डॉक्टर को. ठीक है, तो कहते हैं कि वो आँखों उनमें से जो उसका भाई जिसका नाम टॉमस था जिसने ग्लासगो यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की थी. ठीक है, कहते हैं वो एक तरबियत याफ्ता मौलवी चिशम ये काबिल मौलवी चिशम बन गया. द 2 others became ऑप्टिशियंस. ऑप्टिशियंस होते हैं आंख मतलब ऐनक बनाने वाले जो होते हैं ना, ऐनक साज जिसे बोलते हैं. और बाकी 2 जो भाई थे वो ऐनक साज बन गए. एंड बैक इन स्कॉटलैंड वन ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिड अ डावल डॉक्टर. और पीछे स्कॉटलैंड में उसकी बहनों में से एक बहन ने डावल के एक डॉक्टर से शादी कर ली. एंड अनदर अ वेटरनरी सर्जन. और दूसरी बहन ने वेटरनरी सर्जन से शादी की. वेटरनरी का मतलब होता है हैवानात यानी जानवरों का डॉक्टर, उससे शादी कर ली. ठीक है, द फ्लेमिंग्स का मतलब फ्लेमिंग ख़ानदान. बॉर्न ऑन द लैंड ज़मीनों पे पैदा हुआ था. वॉज बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली. अब वो एक तिब का ख़ानदान बनने जा रहा था. फिर सुन लीजिए कि फ्लेमिंग ख़ानदान जो ज़मीनों पर पैदा हुए थे अब वो डॉक्टरों का ख़ानदान बनने जा रहे थे. बट व्हेन Alexander left the Polytechnic at 16, he was to take a job as a clerk in a shipping firm in Leadenhall Street. ओके, कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पॉलीटेक्निक को छोड़ा, उस स्कूल को छोड़ा एट 16 वर्ष की उम्र में जब उसने पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट को छोड़ा तो उसे एक बहरी जहाज़ों की एक फर्म में एक क्लर्क की मुलाजमत उसे करना पड़ी या उसे मिल गई. लेडनहॉल स्ट्रीट में जहाज़ों की कंपनी में उसे क्लर्क की मुलाजमत मिल गई.
देयर वॉज नॉट इनफ मनी फॉर हिम, इनफ काफ़ी टू स्टडी फॉर अ प्रोफेशन और अ ट्रेड। प्रोफेशन मीन पेशा, और ट्रेड का मतलब तजारत को कहते हैं। और उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो किसी पेशे या कारोबार की तालीम हासिल कर सकता। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्लेमिंग वर्कड इन द लेडन स्ट्रीट फॉर 4 years। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लेडन स्ट्रीट में 4 साल तक काम किया। He received then at 20 he received a share in legacy। legacy कहते हैं वरासत को। फिर उसको 20 वर्ष की उम्र में उसे विरसे में एक हिस्सा मिला। इट वॉज नॉट लार्ज, ये हिस्सा इतना ज़्यादा ना था, बट इनफ काफ़ी, लेकिन इतना काफ़ी था फॉर हिम उसके लिए, टू ट्रेन फॉर अ करियर। करियर कहते हैं शोबे को, विद अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट कहते हैं इम्कान को, लेकिन कहते हैं ये कोई इतनी बड़ी रकम ना थी, मगर इसके लिए बेहतर इम्कानात के साथ किसी पेशे की तरबियत हासिल करने के लिए काफ़ी थी। हिज ब्रदर टॉमस वॉज देन इन हार्ले स्ट्रीट। उस वक्त उसका भाई टॉमस जो था हार्ले स्ट्रीट में था। एंड फ्लेमिंग, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग हिमसेल्फ, और फ्लेमिंग के अपने मुताबिक, माई ब्रदर टॉमस पुश्ड मी इनटू मेडिसन, कि मेरे भाई टॉमस ने मुझे तिब में धकेला। ओके, देयर वर 12 मेडिकल स्कूल इन लंदन। उस वक़्त लंदन में तिब के 12 स्कूल थे। एंड फ्लेमिंग न्यू नथिंग अबाउट एनी ऑफ देम, और फ्लेमिंग उनमें से किसी के बारे में भी ना जानता था। ही चोज स्ट्रीट मैरिज फॉर नो बेटर रीज़न दैन दैट ही हैड प्लेड वाटर पोलो अगेंस्ट द हॉस्पिटल टीम। वाटर पोलो एक खेल का नाम है। ओके, कहते हैं कि उसने इसका इंतखाब, कहता है उसके सेनेट मेरी के इंतखाब की वजह इससे बढ़कर कोई ना थी कि उसने हस्पताल की टीम के ख़िलाफ़ कभी वाटर पोलो का मैच खेला था। ओके, फॉर 8 years फ्लेमिंग वर्कड इन राइट्स लेबॉर्ट्री, और 8 साल तक फ्लेमिंग ने राइट की लेबॉर्ट्री में काम किया। फॉर 8 years ही sought to find a means to aid the leukocytes in their fight against invading bacteria। और 8 साल की उम्र में ही thought उसने तलाश किया, to find a means ज़रिया, उसने कहते हैं ऐसे ज़राए तलाश किए, to aid the leukocytes, कि वो सफ़ेद खुलियों, leukocytes होते हैं सफ़ेद खुलिये, कि उसने ताकि वो सफ़ेद खुलियों की मदद कर सके इन दियर फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। इन्वेडिंग हमलावर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। फिर सुन लीजिए इसकी ट्रांसलेशन कि 8 साल तक उसने हमलावर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ाई में ल्यूकोसाइट यानी सफ़ेद खुलियों की मदद करने के लिए कोई ज़रिया तलाश करने की कोशिश की। नेक्स्ट, बाय द 1914 sorry then in 1914 he joined RAMC and came face to face with one of the main medical problem of the First World War, the treatment of infected wounds. Then in 1914 1914 में he joined the RAMC। R का मतलब रॉयल, A का मतलब आर्मी, M का मतलब मेडिकल और C का मतलब कोर। फिर 1914 में उसने रॉयल आर्मी मेडिकल कोर को ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। ओके, एंड केम फेस टू फेस विद वन ऑफ द मेन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और पहली जंग अजीम में जो मसाइल तिब के दरकार थे उनमें से एक मसले का इसने सामना किया। वो क्या मसला था? द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स, यानी कि जो ज़ख़म थे उनका यानी जरासीम ज़दा ज़ख़मों का इलाज। बाय 1914 1914 तक लिस्टर्स एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ द सर्जरी had been largely replaced by what was called the aseptic method. Okay,
1914 तक लिस्ट के सर्जरी के जरासीम कुछ तरीके की जगह बड़ी हद तक उस तरीके ने ले ली जिसे जरासीम से पाक तरीका कहा जाता है। एसेप्टिक मेथड का मतलब बच्चों जरासीम से पाक तरीका होता है। ओके, इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट वॉज यूज टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉथिंग्स एंड अदर ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट। ओके, कहते हैं कि इस तरीके में क्या होता था, एसेप्टिक मेथड में अब क्या होता था कि इंस्टेड ऑफ केमिकल कि किमियाई मादों की बजाय हीट वॉज यूज हरारत को इस्तेमाल किया गया टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स ताकि आलात को जरासीम से पाक किया जाए। ठीक है, क्लॉथिंग कपड़ों को एंड अदर ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट ऑपरेशन करने वाले आलात को। फिर सुन लीजिए कि एसेप्टिक मेथड में क्या होता था कि इस तरीक़ेकार के ज़रिए आलात, कपड़े और जराही के कमरे के यानी ऑपरेशन करने वाले कमरे के दूसरे साजो सामान को जरासीम से पाक करने के लिए कीमियाई मादों की बजाय हरारत इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि डॉक्टर जो हैं पहले क्या करते थे कि एक ही सिरिंज इस्तेमाल करने के लिए उसे एक पेशेंट पे जब इस्तेमाल कर लेते थे तो उसे गर्म पानी में बॉयल करते थे, हरारत देते थे ताकि उस सिरिंज के ऊपर जिससे इंजेक्शन लगाते हैं जो जरासीम है वो हरारत में मर जाएँ ताकि हम अगले मरीज़ को इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, इसको एसेप्टिक मेथड कहा जाता है। ओके, द पर्पज़ वॉज द सेम, मकसद एक ही था, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द वुंड, गेट इनटू दाखिल होना। अब क्या मकसद था उनका, मकसद दोनों तरीक़ों का एक ही था यानी कि ज़ख़म में जरासीम का दाखिला और उसकी रोकथाम। इन पीस टाइम, अमन के वक्त, दिस वॉज एडवोकेट मुनासिब फॉर मोस्ट सर्जिकल केसेस, कहता है कि जंग के दिनों में जराही के तरीक़ों में ये बहुत ही मुनासिब तरीक़ा था। बट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉर, लेकिन जंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉर वुंड्स प्रिवेंशन वॉज नॉट इनफ, लेकिन कहता है कि जंग के जो ज़ख़म थे कहता है उनके इलाज की, उनकी रोकथाम के लिए ये तरीका काफ़ी ना था। इन नियरली एवरी केस द वुंड वॉज इन्फेक्टेड बिफोर ट्रीटमेंट कुड बी बिगेन, कहता है कि तकरीबन हर केस में या हर हालत में ज़ख़म द इन वुंड वॉज इन्फेक्टेड, ज़ख़म जो है था वो पहले ही जरासीम से भर जाता था इससे पहले कि उसका इलाज शुरू होता। ओके, कि मतलब इलाज शुरू होने से पहले ही ज़ख़म को जरासीम लग जाते थे। इन नियरली दस सर्जन्स प्रॉब्लम वॉज द सेम एज दैट ऑफ द फिजिशियंस ट्रीटिंग डिजीज़, कहते हैं कि अब सर्जन को भी कभी उसी मसले का सामना करना पड़ा जो कि एक डॉक्टर को करना पड़ता था। क्या मतलब, ट्रीटिंग द डिजीज़, बीमारी के इलाज में। वो क्या मसला था कि ही हैड टू ट्राई टू किल द जर्म विदाउट डैमेजिंग द ल्यूकोसाइट्स दैट वर ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट दैम। मतलब क्या कि उनको क्या किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा बीमारी के इलाज में, दोनों को मतलब डॉक्टर को और सर्जन को, कि उन लोगों को सिर्फ जरासीम को ख़त्म करना था और ल्यूकोसाइट इन सफ़ेद खुलियों की तबाही के बगैर। मतलब जो भी तरीका पहले इस्तेमाल किया गया था एंटीसेप्टिक, उसमें भी यही होता था कि कीमियाई मादों को जब इस्तेमाल किया जाता था उसमें जरासीम तो मर जाते थे, लेकिन उनके साथ साथ क्या होता था कि सफ़ेद खुलिए जिसे राइटर या बार बार ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाते थे। और ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में जब भी कोई जरासीम दाखिल होता है या कोई बैक्टीरिया दाखिल होता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो ये उन हमला आवरों के ख़िलाफ़ लड़ते थे और उनको ख़त्म कर देते थे। तो जब जिस्म में ल्यूकोसाइट्स ही ख़त्म हो जाएं तो इसका मतलब है कि हम बीमारी पर काबू ही नहीं पा सकते थे। तो दोनों को एक ही मसले का सामना करना पड़ा कि दोनों को ऐसा तरीका ढूंढना था कि जिससे जरासीम सिर्फ ख़त्म हो जाएं और सफ़ेद खुलिए ख़त्म ना हो, बॉडी में वैसे ही रहें। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज नो सोल्यूशन, अब मसले का हल ना था कोई भी इनके पास। एंड द प्रॉब्लम वाज ट्रिमेंडस, और मसला बहुत बड़ा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉरफेयर हाई एक्सप्लोसिव्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली, ओके, एंड वुंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड वर रेयर इंडीड। अच्छा, अब क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार वारफेयर जंगो जदल में, मतलब जंग के दिनों में हाई एक्सप्लोसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा आतिशगीर मादे,
ठीक है, वह यूज़ एक्सटेंसिवली वसी पैमाने पर। कहता फिर जंग में पहली बार एक वसी पैमाने पर बहुत ज़्यादा आतिशगीर मादे इस्तेमाल किए गए। एंड द वुंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड, अब वो ज़ख़म जिनको जरासीम ना लगे थे वर रेयर इंडीड, रेयर बहुत ही कम, इंडीड बिलाशुबा। और पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे मतलब जिस्म में जंग के दिनों में इस आतिशगीर मादे के इस्तेमाल के बाद बहुत कम ज़ख़म ऐसे थे जिनको जरासीम लगे हुए थे। द सर्जन्स वर अनप्रिपेयर्ड, और सर्जन इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे। प्रिपेयर होना, तैयार होना, और अनप्रिपेयर्ड तैयार ना थे। सेंट टू द एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक मेथड, कहते हैं कि जरासीम कुश और जरासीम से पाक तरीक़ों का शुक्रिया कि इन्फेक्शन इन सर्जिकल केसेस हैड बिकम द एक्सेप्शन। कहते हैं कि सर्जिकल जराही के तरीक़ाकार में जो था वो अब इन्फेक्शन यानी जरासीम वाले ज़ख़म जो थे वो अब बहुत कम रह गए थे। इंस्टेड ऑफ द रूल, माँ सवाए इस रूल के। नाउ इट वॉज द अदर वे अबाउट अगेन, कहता अब सूरत बिल्कुल इसके मुख्तलिफ थी, ये ऑपोजिट थी। अब ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास में ये बात लिखी गई है, ये किसी की सेइंग है, मतलब किसी ने ये बात कही है। हम एड में उसका नाम पढ़ेंगे कि वी हैव इन दिस वॉर गॉन बैक टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडल एजेस, सेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्मी मेडिकल सर्विस। ओके, कि सेड ये बात कहता है कि आर्मी मेडिकल सर्विस के डायरेक्टर जनरल ने कही, क्या कही, उसने कहा था कि मैंने आपको पहले बताया, वो कहते हैं कि मामला बिल्कुल उल्ट हो गया था। तो इस जनरल ने क्या कहा था कि इस जंग में हम दोबारा कुरून वस्ता के तमाम जरासीम ज़दा ज़ख्मों की तरफ लौट गए हैं। ओके, यहाँ पर मिडल एजेस का मतलब है ज़माने वस्ता या कुरून वस्ता की तरफ लौट गए हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। मेडिकल ऑफिसर्स treated infected wounds by the only method they knew with chemical antiseptics. ओके, कहता है कि अब मेडिकल यानी तिब के वो ऑफिसर जो थे उनके पास एक ही तरीका था। उन्होंने द ऑफिसर्स ट्रीटेड, उन्होंने इलाज किया इन्फेक्टेड वुंड्स का, जरासीम ज़दा ज़ख्मों का इलाज किया। किस तरीके से किया कि बाय द ओनली मेथड, सिर्फ एक ही तरीके से, दे न्यू जो वो जानते थे, विद द केमिकल एंटीसेप्टिक्स यानी एंटीसेप्टिक कीमियाई मादों से। ठीक है, फिर सुन लीजिए, कहते हैं कि उस दौर के डॉक्टर ने या मौलजी ने जरासीम ज़दा ज़ख्मों का इलाज वाहिद उसी तरीके से किया कि जिसे वो जानते थे, यानी कीमियाई जरासीम कुछ अद्वियात के साथ। नेक्स्ट लाइन, दे अप्लाइड कार्बोलिक एसिड, उन्होंने कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जो कि कीमियाई मादा है। ओके, आयोडीन का एंड अदर केमिकल्स और दूसरे कीमियाई मादों का, टू ओपन वोन्स इन एन अटैम्प्ट कोशिश में, टू डिस्ट्रॉय ख़त्म करने के लिए, एज मैनी जर्म्स एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा जरासीम को ख़त्म किया ज़्यादा मुमकिन था उस वक्त तक हद तक उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। फिर सुन लीजिए, उन्होंने खुले ज़ख्मों पर कार्बोलिक एसिड, आयोडीन और दूसरे कीमियाई मादों का इस्तेमाल किया। ओके, जिस हद तक मुमकिन था। दे कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स, वो तमाम जरासीमों को ना ख़त्म कर सके, बट थॉट दैट इफ़ ओनली सम वर किल्ड, और लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर कुछ जरासीम भी मर जाएं तो इट वुड बी बेटर दैन नन, तो ये ना होने से बेहतर है। मतलब समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, मतलब उसका ये कहने का है कि सारे जरासीम तो नहीं मरे लेकिन कुछ मर गए। मतलब राइटर के कहने का ये मकसद है कि उन्होंने कहा कि ना होने से ये तो बेहतर है कि कुछ जरासीम ख़त्म हो गए। किस तरीके से? कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल से। और ये कौन सा मेथड था? ये एंटीसेप्टिक मेथड था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ द फ्लेमिंग, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसके बारे में बताएं। अब आपने ये पूरा लेक्चर जो सुना ये उसकी अर्ली लाइफ के बारे में था। आंसर, he was born on a farm near Dowell in Ayrshire on August 6, 1881. For 7 years he was brought up by his father. After the death of his father, his elder brother Hugh nurtured him. परवरिश पाना. Before he was 10, he went to the village school
Then he spent 2 years at Dowell School. Then he joined Kilmarnock Academy, and he after that the Regent Street Polytechnic in London. Okay, thank you very much.